Hello everyone. So today we are going to study our next lesson, that is we are not afraid to die if we are all together. So in this lesson four people are there of same family. एक ही फैमिली के 4 पर्सन हैं जो लोग एक बार पूरी दुनिया का टूर लगाने के लिए निकल जाते हैं शिप में, और ये जो वॉयज है उनका इसमें क्या क्या उन्हें एक्सपीरियंस हुए इसी को हम इस लेसन में रीड करेंगे. सो ये जो लेसन है दिस वॉज रिटन बाय गॉर्डन क्रुक एंड एलन ईस्ट, और इस स्टोरी में बताया गया है कि किस तरह से एक फैमिली जिसके लीडर हैं गॉर्डन कुक, तो उनकी फैमिली ने सब साथ मिलकर किस तरह से लहरों का सामना किया और उनकी जर्नी सफल हुई. तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक बार 1976 की जुलाई की बात है, जहाँ पर हमारे जो नैरेटर हैं गॉर्डन क्रुक, उनकी वाइफ मैरी, उनका सन जोनाथन और डॉटर सुजैन, ये सब लोग ने सोचा कि ये लोग इंग्लैंड से सेल करेंगे, मतलब वो लोग एक शिप में जाएंगे और ये लोग एक वॉयज करेंगे. वॉयज मतलब होता है कि जो शिप से जर्नी होती है उसे हम वॉयज बोलते हैं. तो वो लोग फिर से पूरी दुनिया भर का वॉयज करेंगे जो कि 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने किया था. तो वो लोग ने यहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट कर दी. तो वो लोग प्लाईमाउथ से थे जो कि इंग्लैंड में है, वहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की. तो उन्हें जाना कहाँ पे था? सदर्न इंडियन ओशन में. अब देखो यहाँ पे उन लोग ने क्या किया था, पहले से ही इसकी पूरी प्रैक्टिस कर ली थी, मॉक ड्रिल्स वगैरह लिए थे, मतलब पहले से उन्होंने प्रैक्टिस की थी कि किस तरह से शिप में जाना है, वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और उसी में उन्होंने अपनी एक खुद से बनाई हुई शिप को ली थी जिसको प्रोफेशनली बिल्ड किया गया था. उस शिप का उन्होंने नेम भी दिया था जिसका नाम है वेव वॉकर. तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो वेव वॉकर उनकी शिप है उसमें 2 एक्सपीरियंस सेलर भी उन्होंने रखे थे, मतलब जो लोग आप लोग बोल सकते हैं शिप चलाते हैं, तो 2 एक्सपीरियंस सेलर थे जिनका नाम था लैरी विजिल और एक हर्ब सीजलर. अब यहाँ पे दोनों अलग अलग देश से आए हुए थे. हैरी विजिल जो था वो अमेरिका का था, हर्ब सीजलर स्विट्ज़रलैंड का था. तो इस तरह से दोनों की मदद से वो लोग ने जर्नी स्टार्ट कर दी. तो उन्हें जाना कहाँ पे था? द सदर्न इंडियन ओशन, और ये दुनिया के सबसे रफेस्ट सी माना जाता है. रफेस्ट सी मतलब बहुत ख़राब समुद्र माना जाता है, या यहाँ पे बहुत ज़्यादा लहरें आती हैं. इसकी जो जर्नी है वो ईजी नहीं है. अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो फर्स्ट पार्ट जर्नी का था इनका, जिसमें आप लोग बोल सकते हैं 1,05,000 किलोमीटर अप टू केप टाउन, ये जो जर्नी थी उनकी बहुत आराम से निकल गई. और इसी के बाद दूसरे दिन क्या हुआ, जब वो लोग केप टाउन पहुँचे तो उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गेल्स का सामना करना पड़ा. गेल्स आप जानते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग विंड होती है, तो इस तरह से उनको बहुत तेज़ हवाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन इससे भी वो नहीं डरे. लेकिन अब क्या हुआ, अब जो वेव्स का जो साइज़ था वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया, बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन में पहुंच गया, अब 15 मीटर तक पहुंच गया. ओके, तो इस तरह से आप बता सकते हैं जितनी उनकी शिप थी, जितनी उनकी शिप का मास्ट बना था, मास्ट मतलब होता है जो सबसे ऊंचा एक सरफेस होता है शिप का, तो जो उनकी शिप का मास्ट था यानी 15 मीटर उसके बराबर तक आ गया था. ऑन 25 दिसंबर द राइटर्स शिप वॉज इन द सदर्न इंडियन ओशन. अब 25 दिसंबर को वो लोग सदर्न इंडियन ओशन में पहुंच गए थे जो कि 3500 किलोमीटर्स था ईस्ट केप टाउन में. उनकी फैमिली ने अपना न्यू ईयर वहीं पे सेलिब्रेट किया शिप में ही, और ये उन लोग के लिए एक नया एक्सपीरियंस था. फिर क्या हुआ, जनवरी 2 की सुबह की बात है. द वेव्स वर जाइजेंटिक मतलब बहुत ज़्यादा भयानक. अब जो वेदर था वो भी बहुत ज़्यादा अनफ्रेंडली हो गया. जैसे आप जान रहे हैं कि शिप है यहाँ पर, तो वहाँ पर वेदर बहुत ज़्यादा रफ़ होने लग गया. जाइजेंटिक वेव्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई जिसकी वजह से जो सेलर्स हैं उनको अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ी. फिर स्टॉर्म जिप भी आने लग गया. यहाँ से क्या है कि बहुत सारे प्रिकॉशंस उनको लेने पड़े ताकि उनकी जो आप बोल सकते हैं कि वॉयज है वो अच्छी तरह से कट जाए. तो डेंजर ज़रूर लग रहा था. जितने भी सेलर थे, 2 सेलर जो थे उनको समझ में आ रहा था कि ये काफ़ी डेंजरस है. उन्होंने जितने भी लाइफ राफ्ट ड्रिल किए थे, लाइफ लाइंस रखी थी, लाइफ जैकेट रखे थे, सबको उन्होंने पूरी तरह से यूज़ कर लिया था. फिर सडनली 6 PM में क्या हुआ, एक बहुत भयानक एक्सप्लोजन हुआ जिससे वेव वॉकर जो उनकी शिप का नाम था वो पूरी तरह से उस पर ऑर्डर
गिर गए थे, मतलब वो शिप के बाहर गिर गए थे। द शिप वॉज अबाउट टू कैप्साइज व्हेन अनदर जायंटिक वेव हिट इट टॉसिंग इट अपराइट वंस अगेन। फिर दोबारा से एक बार बहुत जायंटिक वेव्स आई और जो शिप थी उसका साइज़ फिर पलट गया। तो इस तरह से एक बार ऑदर बाहर जा गिरे, शिप के बाहर नहीं, थोड़ा सा आप बोल सकते हैं जहाँ पे वो खड़े थे उससे दूर जा गिरे, और दूसरी बार वो फिर से जब जायंटिक वेव्स आई तो वो लोग फिर से उसी डेक में आके गिर गए। डेक आप बोल सकते हैं शिप का नीचे वाला पार्ट होता है। तो जैसे वो गिरे तो इस तरह से आप बोल सकते हैं हवा के सहारे वो जो गिर रहे थे तो उनकी हेड में बहुत ज़्यादा चोटें आ गई थी। उनकी जो रिब्स थी यानी जो रीढ़ की हड्डियां हैं ये सब पूरी तरह से वॉल से टकरा गई। तो इतनी सारी इंजरीज़ के बाद भी इन्होंने सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया और उनको किसी तरह वहाँ पे व्हील मिल गई। फिर उन्होंने नेक्स्ट वेव के लिए कोशिश की और मैरी तब तक आ गई थी और उसने व्हील को आप बोल सकते हैं कि उसका चार्ज ले लिया। फिर उसके बाद जो दो लोग थे वहाँ पे, जो दो सेलर थे, लैरी और हर्ब, उन्होंने वाटर को पंप करना स्टार्ट कर दिया। वो लोग एकदम तेज़ तेज़ उसको पंप कर रहे थे जिस तरह से कोई पागल इंसान करते हैं। द होल स्टारबोर्ड साइड बगल्ड इनवर्ड्स। अब जितना भी स्टारबोर्ड का साइड था वो एक साथ एक जगह जा रहा था। आप समझ सकते हैं कि जैसे शिप है वो एक साइड पूरी हो गई। द नरेटर मैनेज टू कवर कैनवस अक्रॉस द गैप्स टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एंटरिंग द शिप। तो नरेटर ने किसी तरह ये मैनेज किया कि जो पानी है वो शिप के अंदर नहीं पहुंच गए, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई। उनके जो हाथ थे वो काम करना बंद कर दिए और जो इलेक्ट्रिक पंप था वो शॉर्ट सर्किट उसमें हो गया। फिर जो नरेटर था उसको एक खाली इलेक्ट्रिक पंप मिल गया चार्ट रूम के अंदर जो उन्होंने पहले से रखा था, और पूरी रात उन्होंने पंप किया, मतलब पूरी रात उन्होंने पानी को बाहर निकाला, स्टीयर किया और किसी तरह से रेडियो सिग्नल्स को रिपेयर किया। रेडियो सिग्नल्स क्या होते हैं, देखिए जब भी कोई शिप में जाता है तो उसको परमिशन लेनी पड़ती है सरकार से, तो इसी तरह वो लोग रेडियो सिग्नल्स के कांटेक्ट में रहते हैं। फिर नरेटर ने चेक किया चार्ट्स को और उसने कैलकुलेट किया कि वो लोग एम्स्टर्डम तक पहुंच जाए, जो कि फ्रेंच का साइंटिफिक बेस है। तो यही उनके लिए एक आखिरी होप है या उनके जीने का एक आखिरी सहारा है। फिर इसके बाद यहाँ पे एंट्री हो जाती है दोनों बच्चों की। तो सू एंड जॉन वर इंजर्ड, उनको भी बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी घबराए नहीं थे और उन्होंने यही चीज़ें बोली, दे वर नॉट अफ्राइड टू डाई इफ़ दे कुड ऑल बी टुगेदर। फिर सू उसने क्या किया था, उसका हेड जो था स्वॉलन था, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा इंजरी आ गई थी। नरेटर अपने बच्चों को देखकर काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड हो गए और फाइनली वो लोग एम्स्टर्डम पहुंच गए, जहाँ पे एक आइलैंड था और वहाँ पर उनको जो आइलैंड के 28 लोग रहते थे आइलैंड में, उन्होंने उन्हें वेलकम किया। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो कलेक्टिव स्ट्रेंथ थी सबकी, मतलब यहाँ पे फैमिली, बच्चों, सबकी जो स्ट्रेंथ थी, उसी से जो सेलर्स हैं उन्होंने अपने आप को मौत के मुंह से बचाया। तो जोनाथन और सुजैन इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया है, लेकिन इन्होंने अपना करेज तो दिखाया है सबके सामने। मतलब बच्चों ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो बड़े कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपना करेज दिखाया है, फॉरबियरेंस दिखाया है और अपना विश्वास दिखाया है कि किस तरह से उनकी एक्सट्रीम स्ट्रेंथ और परसिस्टेंस के कारण जो नरेटर और उसकी टीम है उन्होंने इस जंग को जीत लिया। और इसके बाद फिर हम लोग बोल सकते हैं जो बच्चे हैं उन्होंने ही यहाँ पर अपने पेरेंट्स को सहारा दिया है। तो ये जो आपका लेसन था इसी तरह से एंड हो जाता है।